हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज डे 3 के लिए हम तैयार हैं मोस्ट वांटेड सीरीज का केमिस्ट्री में। और आज का टॉपिक है कंसंट्रेशनल टर्म्स एंड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशनल टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सॉरी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो हमने कुछ रिएक्शंस दी थी आपको, आज मुझे होप है कि आप पढ़ के आए होंगे। उन रिएक्शंस को यूज करके हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में काम लेंगे। और कंसंट्रेशन टर्म्स में उससे पहले अपन मोलैरिटी उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे देन, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट कंसंट्रेशनल टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बच्चे, कंसंट्रेशनल टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको ये देखना है कि सॉल्यूशन जो होता है वो किससे किससे बनता है, मेड ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट को हम ए देंगे आज हम, और सोल्यूट के लिए हम क्या लिख रहे हैं, बी। ये फिक्स रखेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं भी लिखा आएगा सिंबल से पहचानना जरूरी है। अब एक टर्म्स नए चेंज कर रहा हूं। आज तक आप क्या करते आए हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको आता है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज मैं आपको ढंग से सिखाना चाह रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज को हम सिर्फ पढ़ेंगे कि व्हाट इज द गिवन वैल्यूज, और उसे हम सिंबल में लिखेंगे पहले। और सिंबल में लिखने से पहले हमें थोड़ा नॉलेज रिक्वायर्ड होगा, तो वो मैंने आपके लिए बताया है। देखिए, मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू मतलब मास या वेट, एक ही बात है। और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट। यहां पर केमिस्ट्री में वेट और मास के डिफरेंस को हमें कंसिडर नहीं करना है। ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएंगे ए और बी के, ठीक है। उसके बाद आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास क्या होता है, सॉल्वेंट का मास और सोल्यूट के मास का सम होता है। अगर एक ही सोल्यूट या सॉल्वेंट है, अगर एक से ज्यादा है तो उन सबका सम होगा। तो ये सॉल्यूशन का मास यूजुअली बाइनरी सॉल्यूशन ही आते हैं, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी होता है। तो वी कैन गेट डब्ल्यू ए बाय नोइंग डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बी। जरूरत पड़ेगी मोलैरिटी में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सॉल्यूशन है। ए बी लिखा है, इसका मतलब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट है। तो यहाँ डब्ल्यू वी और डी देख लीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को अपन क्या लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें बस इतना सा नोटिस करना है, कई बार मिस्टेक हो जाती है कि हम मास सॉल्वेंट का लिख देते हैं। भाई डेंसिटी जब सॉल्यूशन की है तो यू हैव टू यूज मास ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज मास ऑफ वॉल्यूम। सॉल्वेंट का कुछ भी यूज नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल क्या होते थे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हमने। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो Na हो गया। इसी तरह Nb जो होगा सोल्यूट के मोल होंगे, वो होगा Wb अपॉन Mb। तो ये टर्म्स आप अच्छे से एक बार और ध्यान से देख लीजिए, इन टर्म्स को ही यूज कर रहे हैं, इन्हीं का गेम है सारा मोलैरिटी में, ठीक है। बाकी फॉर्मूलाज तो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो मैं भी लिख तो दिए हैं मैंने, वैसे आपको सबको आते हैं ये। मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब N मोल का सिंबल, B सोल्यूट का, और वॉल्यूम का सिंबल V। नीचे लिख दिया मैं लीटर। लीटर इसलिए लिखा है बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है, मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। ओके, तो यूनिट को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार दिया हुआ है 5 कैपिटल M, तो हम लिखेंगे 5 मोल्स पर लीटर, तो वहां अपन यूज लेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड टर्म है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो बहुत क्लियर है, वैसे आपको केजी में कन्वर्ट करना होगा। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मास को केजी में करना होगा। मोल्स में जो आएंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वो तो ग्राम में ही होते हैं दोनों। तो ये Nb अपॉन डब्ल्यू ए केजी, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल्स पर केजी। और यहां पर मैंने एक बात बताई थी कि क्या चीज, इसमें अगर कोई पूछे कि विच टर्म इज मोर ऑथेंटिक, तो हम कहेंगे मोलैलिटी इज मोर ऑथेंटिक टर्म। व्हाई, बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्योंकि इनमें एक मोलैलिटी टर्म ही ऐसी है जिसमें क्या आया है, वॉल्यूम नहीं आया है, जबकि मोलैरिटी में वॉल्यूम आया है। अभी आगे जो टर्म यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, उन सब में क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। और जिनमें वॉल्यूम आएगा वो सब टेम्परेचर से अफेक्ट होगी। तो सिर्फ इसमें मासेज आते हैं सिर्फ। तो ये कई बार तो यही नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, जो नीट के प्रीवियस एग्जाम हुआ करते, जो नीट नाम से नहीं होते थे, तो उनमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या मोर ऑथेंटिक, ज्यादा अच्छा यूनिट कौन सा है, तो अपन कहेंगे मोलैलिटी। ओके, इसी तरह अपन ने क्या करा है, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी को बताया है। यहां पर मॉलिक्यूलर मास होता था, मोलैरिटी होता था। यहां पर Eb आया है, तो व्हाट इज Eb, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, पूरा डिटेल, पूरा वीडियो इसी का था। तो इक्विवेलेंट मास जो हमने लास्ट क्लास में करना सीखा है, वो अब आगे अपन यूज करेंगे। इसीलिए मैं आपको एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं।
ताकि जो चीजें हमें प्रीवियस क्लास में सीखनी थी वो अब आगे यूज लेनी है। अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाता तो फिर आप इक्विवेलेंट मास नहीं आता, इसलिए रिडॉक्स के पार्ट को अपन ने इन्वॉल्व किया। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो ये मुझे पता है कि किस तरह से पढ़ाना है, आपको बस वो पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जिससे कि सारी चीजें आपके पास समराइज हो जाएगी अपने आप ही। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास, और यहां फॉर्मेलिटी में जो ये वर्ड है इट इज फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इज जनरली मॉलिक्यूलर मास, बस इन केस ऑफ आयनिक स्पीसीज, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं, क्योंकि वहां 1 मोल वर्ड नहीं होता, वहां 1 मोल होता है 4 मोल। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास की जगह वर्ड होता है फॉर्मूला मास, तो मोलैरिटी की जगह वर्ड क्या है, फॉर्मूला मास। बाकी जैसे देखिए, कोई बोलता है NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा, तो जो मॉलिक्यूलर मास होता था वही होगा, सोडियम का 23, उसका 35.5, तो आंसर तो वही है 58.5 U। एक यूनिट का मास जो होगा वो 58.5, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास ही फॉर्मूला मास होता है। लेकिन एक अलग जगह आता है, एक क्वेश्चन बनता है जो 1-2 बार आया हुआ है, उसको ध्यान से देख लीजिए कि जब कोई चीज डाइमराइज हो जाए, ट्राइमराइज हो जाए, तब मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, तब फॉर्मूला मास डबल या ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसा एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रेडी किया है, देखो। कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ 250 ml solution which is formed by mixing 1.22 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो देखिए, बेंजोइक एसिड, सबसे पहली बात C6H5 COOH, और बच्चे एक फॉर्मूला इधर लिख दिया C6H5 COOH, ये H उधर लिखना था, कोई बात नहीं, ये H बॉन्डिंग से इस तरह से अटैचमेंट होता है। तो 2 मॉलिक्यूल इस तरह से बेंजीन में, याद रखिए, ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अ डाइमर इन बेंजीन सॉल्यूशन। बेंजीन में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमेशा डाइमर बनाते हैं। तो ये डाइमर बनने की वजह से बच्चे इसका जो फॉर्मूला मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा, डबल होगा। और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 122, तो 122 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 244। तो यहां पर आपको मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला मास में डिफरेंस क्लियर दिख रहा है, ये एक केस है, याद रख लीजिए इसको। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी अब निकालना है, मुश्किल कुछ नहीं है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये होता था। अब इस मॉलिक्यूलर मास को मैं हटा रहा हूं, कि मोलैरिटी में आपने मॉलिक्यूलर मास तो बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ा होता है, बस मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या रिप्लेस करना बच्चे, फॉर्मूला मास, बस। तो ये आ गया 1.22 ग्राम जो गिवन है, वॉल्यूम गिवन है पूरे सॉल्यूशन का 250 ml, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1000, और यहां पर फॉर्मूला मास कितना लिख देंगे 244। तो अब देखिए बच्चे, ये 122 किया मैंने, इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आता है 200, पॉइंट भी ले लिया मैंने कंसीडर साथ में, इसको आपने किया सॉल्व, तो ये क्या आ गया 4, तो 4/200, तो ये आ गया 2 × 10⁻², मतलब कितना आ गया 0.02 F। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी में बस एक ही केस है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाते हैं, उसको आपको अच्छे से नोटिस करना है। क्लियर? यहां पर देखो बच्चे, द मोलैलिटी ऑफ 1.5% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डेंसिटी भी गिवन है, और आपको क्या पूछा है मोलैलिटी, तो हमने यहां लिखा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स हो गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट के मास को आपको किस में लिखना पड़ेगा, केजी में। तो यहां देखिए परसेंट में दे रखा है, तो मैंने यहां थोड़ा सा आपको पहले लिखा दिया। देखिए परसेंटेज 2 तरह से होती है, परसेंट बाय मास और परसेंट बाय वॉल्यूम, दोनों को अच्छे समझ लेना जरूरी बच्चे। परसेंट बाय मास का मतलब होता है W ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, दोनों चीज मास में आएगी। वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है वो मास भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, और ये W ग्राम तो गिवन ही होता है, जिससे W परसेंट दिया हुआ है, तो ये यहां पे मैंने लिख दिया था जिससे W परसेंट दिया हुआ है। तो यहां क्या होगा, बाई वॉल्यूम में क्या आएगा, W ग्राम सोल्यूशन इन 100 ml सोल्यूशन, बस इतना ही फर्क होता है। इफ इट इज बाय वेट
या बाय मास, जैसे यहाँ लिखा होता है वेट बाय वेट, तो ये होता है W ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यहाँ लिखा है वेट बाय वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं बाय वॉल्यूम, जैसे इससे लिखा होता है 15% H2SO4 बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब होता है W ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन। बस ये दो चीज आपको आ गई, तो यहाँ W की जगह अब कितना लिख देंगे, 15 ग्राम सोल्यूट का अमाउंट है तो मैंने लिख दिया WB, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 100 ml। तो जो 15% दे रखा था उससे दो चीज हमारे पास आ गई, वेट ऑफ सोल्यूट 15 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml, राइट। दो चीज आ गई आपके पास। मॉलिक्यूलर मास ये आपके पास है ही, H2SO4 है ना, तो H2SO4 का कितना होता है बच्चे, मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है वैसे, तो 98 ग्राम होगा, ये आ गया। तो देखिए अपने पास यहाँ 15 आ चुका है, ये 98 आ चुका है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जबकि यहां हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बच्चे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से तो हमारा काम होना नहीं है, तो क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी चेक करेंगे, मास चाहिए ना हमें, तो डेंसिटी की हेल्प से आप पहले क्या लेके आएंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लेके आएंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सोल्यूट के मास को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो देखो बच्चे यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, जैसे डेंसिटी क्या होता है, W/V, डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम पर cm3, cm3 मतलब ml होता है, तो W कितना गिवन है बच्चे निकालना है, और V कितना गिवन है 100 ml, तो W आ गया 100 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 110 ग्राम। सो नाउ वी हैव मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सोल्यूट, तो अब हमारे पास WA कितना आ गया 95 ग्राम, क्योंकि आपको WA कैसे निकाला आपने, W माइनस WB, जो 110 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बच्चे कितना आ गया 95 ग्राम आ गया। और जब 95 ग्राम आया है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 15,000 अपॉन ये है, तो यहाँ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर 1.61 के आसपास आएगा, तो आंसर अपना क्या हो गया 1.6। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लीजिए कि 15% वेट बाय वॉल्यूम है। अगर यही क्वेश्चन 15% वेट बाय वेट होता तो हम कैसे करते यही क्वेश्चन, तो हम कैसे करते 15 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और 100 ग्राम में से हम सब क्या कर देते 15 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो क्या आता वेट ऑफ सॉल्वेंट 85 आता, तो 95 की जगह बस 85 आ जाता, इतना ही फर्क पड़ता। वो आंसर होता मोलैलिटी का, जब वेट बाय वेट दे रखा है और ये वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ, तो इस तरह से। तो दोनों चीजों को याद रखना भाई, वेट बाय वॉल्यूम आता है, वेट बाय वेट आता है, किस तरह से काम करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको गिवन थिंग्स को लिखना होगा सिर्फ। तो यहां दिया हुआ है 180 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो 180 ग्राम यूरिया मतलब सोल्यूट है, ये लिख दिया 180 ग्राम। तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी लिख लीजिए, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं लिखना छोड़ दिया मैंने गलती से, यहाँ यूरिया का मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा 60 ग्राम, और नहीं गिवन हो तो आपको फॉर्मूला तो आना चाहिए भाई, 11th 12th में सब जगह आता है। तो NH2CO NH2 इसका मॉलिक्यूलर मास हम फॉर्मूला से निकाल भी सकते हैं अगर नहीं गिवन हो तो वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब बच्चे यहां मिस्टेक होती है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या लिख देते हैं W लिख देते हैं, जबकि W नहीं है। 1000 ग्राम ऑफ वाटर मतलब व्हाट, वाटर इज सॉल्वेंट फॉर दिस सॉल्यूशन, क्योंकि यूरिया सॉल्वेंट है, वाटर क्या है सोल्यूट है, और मिलकर बनेगा वो एक्वा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो एक्वा सॉल्यूशन का वेट नहीं दे रखा है, वाटर का वेट दे रखा, तो इट इज WA। बस ये थोड़ा सा नोटिस करना था अपने को, ये आ गया हमारे पास। अब क्या पूछा गया है, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी पूछी है, तो यहां हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा वैसे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट के लिए, और यहां पर वॉल्यूम आएगा लीटर में सॉल्यूशन का। क्लियर, फॉर्मूला लिख के रेडी है बिल्कुल अपन, और उसमें WB हमारे पास है 180, MB हमारे पास है 60, तो सब कुछ तो गिवन है ही, एक वॉल्यूम ही तो नहीं है, तो वॉल्यूम के लिए कोई और हिंट होगा हमारे पास। तो देखिए अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, हमें दे रखी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बच्चे W/V, ये डेंसिटी है 1.475 ग्राम पर ml, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब हमारे पास चाहिए क्या, वॉल्यूम, W पुट करना है। बहुत बार मिस्टेक होगी कि आप इस WA को W लिख दोगे, नो, W कैसे आएगा
वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, तो ये बचे हैं 1000 प्लस क्या होगा 180, तो हमारा आंसर आ गया 1180 ग्राम। तो यहां पर बच्चे क्या पुट करेंगे 1180, राइट। यहां 1000 के बजाय 1000 प्लस 180 करना है बस। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां पर ये वॉल्यूम आ जाएगा 1180 अपॉन 1.47, जैसे यहां पर ये वैल्यू पुट कर लेना। लेकिन ये आंसर किस में आएगा एमएल में, दिख रहा है ना आपको, क्योंकि ग्राम में यूज किया है, ग्राम पर एमएल में यूज किया है। यूनिट का ध्यान रखा करो, ये वैल्यू आएगी एमएल में। तो ये वैल्यू जब एमएल में आई है तो यहां जब पुट करेंगे इसको, जैसे 1180 अपॉन वाली चीज कहां चली जाती है ऊपर चली जाती है, और जब इसको भी एमएल को ग्राम लीटर में बदलना होगा 1000 और आएगा। तो इन सबको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आंसर अपना आ जाएगा 3.75 एम। आप चेक कर लेना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आप प्रोसीजर सीखेंगे तो हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बस, कि किस तरह से अपने को आंसर निकालना है। क्या गिवन है सिंबल्स में लिख लीजिए, जस्ट फॉर्मूला में पुट करिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन था। इसी कैटेगरी में हम 2-3 तरह के क्वेश्चंस और जो आते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 200 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, एमएल ही होता है, ठीक है, ऑफ ए सेमी मोलर। यहां एक वर्ड देखिए, अब सेमी मोलर, एक वर्ड लिखा है डेसीमोलर। ये थोड़े से वर्ड्स अपने को सीखने पड़ेंगे। तो पहले मैं साइड में आपको कुछ टॉपिक बताता हूं। एक वर्ड लिखा आएगा मोलर, मोलर का मतलब होगा 1m, मोलैरिटी 1। दूसरा वर्ड क्या है सेमी मोलर, सेमी मोलर क्या होगा 1/2, राइट। ऐसे ही होगा एक डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब होगा 1/10। अब डेसीमोलर एक वर्ड लिखा हुआ डेकामोलर, फर्क समझना। तो डेकामोलर का मतलब होता है 10m और डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10। जैसे पेंटामोलर 5m, पेंटीमोलर मतलब 1/5, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, डेसीमोलर हो गया। अगर एक वर्ड देखो सेमी और सेंटीमोलर, ये फर्क है देखो। अगर वर्ड लिखा है सेंटीमोलर तो इट इज 1/100। तो यहां ध्यान रखना, सेंटी और ये सेमी, हिंदी वाला सेमी मत ले लेना, सेंटीमीटर वो नहीं है, वो सेमी मतलब हाफ, सर्कल सेमी सर्कल होता है ना, वैसे वाला ये। तो ये 1/2 है। तो अब आपके पास एक 1/2m मोलैरिटी का 200 ml आपके पास अवेलेबल है, और उसको आपको किसमें बदलना है डेसीमोलर 1/10 में बदलना है। तो वो पूछ रहे कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो यहां पर देखो बच्चे, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं आपको। यहां पर जब भी वाटर मिलाते हैं तो एक लॉ लगता है, जिसे कौन सा बोलते हैं डाइल्यूशन लॉ। जब भी किसी सॉल्यूशन में वाटर मिलाते हैं और उसकी कंसंट्रेशन पूछते हैं क्या चेंज आ जाएगा, तो आपको एज इट इज हमेशा ही ये यूज करना पड़ेगा, m1v1 इक्वल्स टू व्हाट m2v2। ये m1v1 कौन सा वाला मास, मोलैरिटी और वॉल्यूम है इनिशियल, और m2v2 जो होगा वो कौन सा होगा बच्चे फाइनल। बस इसमें पुट करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बोला गया है, 200 सीसी 200 ml का सेमी मोलर सोल्यूशन था आपके पास एनीवेज का। सेमी मोलर मतलब कितना हो गया 1/2, और ये कितना था 200 ml था। नो प्रॉब्लम, इधर ml में लेना तो उधर भी ml में लेना, अदरवाइज लीटर में लेने पड़ते हैं दोनों। m2 ये डेसीमोलर दे रखा है, कितना बनाना है उसको डेसीमोलर बनाना है। अब अपने को v2 पता नहीं है फाइनल, तो इसके बेस पे बच्चे कैसे निकलेगा, ये 10 ये 100 हो गया, और v2 का आंसर आ गया 1000 ml। और 1000 ml आते ही क्या होता है, ये तो बाई चांस है नहीं, मान लो ये 100 सीसी की जगह क्या लिखा होता 1000 लिखा होता, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मान लो इसमें 1000 ml लिखा होता, तो बच्चे क्या होता है तुरंत बहुत सारे बच्चे इसको 1000 ml काम कर देते हैं, क्योंकि वो इतना काम किया उन्होंने सोचते हैं कि अपना काम तो पूरा हो गया। नहीं, ये वॉल्यूम कौन सा है, इट इज फाइनल वॉल्यूम। इनिशियली आपके पास 200 ml था, उसमें आपने कुछ वाटर मिलाया है जिससे उसकी कंसेंट टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1000 हो गया। तो अब आपने कितना वाटर मिलाया, तो वो जो वाटर आपने ऐड किया है, तो एडेड वाटर कैसे निकालोगे, ये टोटल अमाउंट माइनस 200 ml तो पहले से था बच्चे। अब 200 ml से 1000 हुआ है, तो आपने वाटर जो ऐड किया है वो अमाउंट कितना है, वो सिर्फ कितना है 800 ml।
तो अपना आंसर सही आएगा और हम अपना आंसर इस तरह से सही कर पाएंगे। ये बाई चांस इसमें दिया हुआ नहीं था, लेकिन होना चाहिए इसमें 1000 सीसी दिया होता तो बच्चे बहुत सारे रॉन्ग करते, नहीं तो फिर सही कर लेंगे। इसका एक ऑल्टरनेट वे है कि आप यहाँ M1 V1 V2 जो लिखे, V2 को आप क्या लिखते हैं 200 प्लस V लिख देते ना यहाँ, तो डायरेक्ट यहाँ 800 आंसर आता। तो आपको ध्यान रखना है जब भी वाटर मिलाना होगा तो M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। इसी तरह एक मिक्सिंग लॉ आता है, एसिड 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 मिक्स कर रहे हैं बहुत सारे, तो हम कहेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल्स टू MV। ऐसे बेस बेस मिक्स कर रहे हैं तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। एक एसिड और बेस मिक्स कर रहे हैं तो फिर माइनस करके लिखाएंगे अगर वो तो अपन बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने एक वो लिया है जो एक बार किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखिए 2.05 M, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी गिवन है, एसिटिक एसिड CH3COOH फॉर्मूला अपने पास है, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा उससे, और उसकी क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1.02 ग्राम पर ml, और पूछा क्या है मोलैलिटी। देखिए मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी रिक्वायर्ड है, मोलैरिटी गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है, मोलैलिटी रिक्वायर्ड है, नो प्रॉब्लम। तो देखो बच्चे यहां पर मैं लिख रहा हूं मोलैलिटी का फॉर्मूला जो मुझे चाहिए, ये क्या होगा NB अपॉन WA/kg, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के रेडी है अपन बिल्कुल। अब हमें गिवन है उस पर कंसंट्रेट करिए बच्चे, क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, कितना, कैसे करना होता है जब भी कुछ गिवन होता है, मोलैरिटी गिवन है, यूनिट लिख दो इतने मोल्स पर लीटर। तो देखिए बच्चे अपने पास ये आ गया, मोल्स कितने 2.05, किसके मोल्स होते हैं सोल्यूट के, और वॉल्यूम कितना 1 लीटर, 1 लीटर मतलब क्या होता है 1000, ये क्या हो गया V। यूनिट का ये फायदा है, मोल्स किसके होते हैं सोल्यूट के, वॉल्यूम किसका होता है सोल्यूशन का। तो हमने वॉल्यूम लिख लिया 1000 ml और मोल्स लिख दिए 2.05। तो देखिए बच्चे सोल्यूट के मोल तो आ गए अपने पास 2.05, ओके। नाउ वी नीड WA। तो WA मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का एक ही तरीका बताया था मैंने आपको कि मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किससे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट, ऐसे। तो दो मासेस चाहिए आपको, एक तो सॉल्यूशन का और एक किसका सोल्यूट का, उससे हम WA इजीली निकाल लेंगे, बाद में केजी में कन्वर्ट करके पुट कर देंगे। तो सीधा तरीका देखो, ये V दे रखा है और क्या दे रखा है बच्चे, ये दे रखा है मोल्स, तो और एक अपने को दे रखी है डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml। तो हम W निकालने के लिए D और V को यूज कर सकते हैं। भाई सॉल्यूशन की कोई चीज रिक्वायर्ड होगी तो सॉल्यूशन के पास ही जाएंगे ना, तो सॉल्यूशन के लिए V और D दिया हुआ है, तो बिकॉज W क्या होता है D इंटू V, D इंटू V पुट करेंगे बच्चे, तो D इंटू V पुट करेंगे 1.02 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 ग्राम, ये अपने पास आ गया सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मास 1020 माइनस। अब हमें चाहिए WB, B मतलब सोल्यूट की कोई चीज चाहिए, तो सोल्यूट का क्या गिवन है वहां जाएंगे, ये रहा NB मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है बच्चे, NB क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये गिवन है 2.05, ये WB, और ये होता है 68 एसिटिक एसिड, फॉर्मूला जानते हो ना एसिटिक एसिड का CH3COOH, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60। तो इसके बेस पे हमने WB निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 123 ग्राम, तो इसमें से 123 ग्राम सब्ट्रैक्ट करिए, 20 करते 1000 होता, तो 897 ग्राम आ गया। देखिए हाँ 909, हाँ बिल्कुल, तो 897 ग्राम में गिवन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से ऊपर या नीचे डिवाइड किया था, तो ऊपर तो बच्चे क्या आ गए 2050 और नीचे आया आंसर 897, अपने आप पता लग जाएगा। देखिए 900 मान लीजिए इसको, उसको 2000, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर है, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर में एक ही आंसर दिया हुआ है, जल्दी से टिक कर दीजिए, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 2.28 अपना आंसर तुरंत, क्योंकि यहां देखिए
ना तो 3 आएगा, ना 1 पॉइंट कुछ आएगा, ना 1 से लेस आएगा, तो 2 पॉइंट कुछ का एक ही आंसर है, तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा जल्दी से टिक करिए। ये जो आप अप्रोक्सीमेशन करना होता है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना ही आगे वाले क्वेश्चंस को अपन खराब ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि टाइम कम बचेगा तो पैनिक आएगा, पैनिक आएगा तो हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना होता है नीट को किस तरह से काम करना है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बजाय देखो बच्चे, अगर इसी क्वेश्चन को अब मैं कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला लिख रहा हूं 4-5, उनको भी आप यूज कर सकते हो इन्हीं सब क्वेश्चंस में। इतना काम किया हमने, इसकी बजाय कुछ बच्चे जो मैं ये फॉर्मूलाज बता रहा हूं उनको प्रॉपरली याद करके जा सके। हाँ, क्वेश्चन है भाई कि वही बच्चे जो इनको अच्छे से याद करके जा सकते हैं, तो यही क्वेश्चन जो था बहुत इजीली हो जाता। तो मैं ये कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज बता रहा हूं, ये जरूर पढ़ के जाना बच्चे। मोलैलिटी निकालना था ना अभी अपने को, तो ये फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कैपिटल M, 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू MB, ऐसे। तो मोलैलिटी किस तरह से निकलेगी, ये अभी देखा था अपन ने, देखो 2.05 दिया हुआ था, ये पुट करना, डेंसिटी इंटू दिस, तो ये करा तो कितना आ गया था 1.02 थे ना, तो 1020 माइनस M इंटू MB, ये निकाला था 123, तो वही आंसर आ जाएगा बच्चे। तो ये एक फॉर्मूला है, इसका बेनिफिट है मोलैलिटी दे रखा हो तो भी यूज कर सकते हो, मोलैलिटी दे रखा हो तो भी यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना है MB मतलब सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, M मतलब मोलैलिटी, D मतलब डेंसिटी ग्राम पर cm क्यूब में, ऐसे। एक फॉर्मूला तो ये याद करिए। इस तरह के मैं 4-5 फॉर्मूला तो और बता देता हूं। चलो, ये तो एक हुआ। अभी जो एक अपन ने परसेंटेज वाला पीछे क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी मैं बताया था मोलैलिटी निकालने का एक और तरीका होता है। परसेंटेज अगर W/V दे रखा है तो सिर्फ 10 इंटू MB करना होता है। थर्ड, मोलैलिटी परसेंटेज अगर W/W मतलब वेट बाय वेट दे रखा हो तो 10 के अलावा एक चीज और आएगी, डेंसिटी, और नीचे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला बताता हूं मैं मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का वैसे तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, NB अपॉन क्या होता है, टोटल मोल्स होता है, लेकिन आप डायरेक्ट मोलैलिटी से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन नीट का फेवरेट है, मैं बताऊंगा अभी आएगा, उसमें ये यूज कर सकते हैं आप। तो ये फॉर्मूला है उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पर वैसे मोल फ्रैक्शन आप जानते हो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन होता है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस बताया गया। तो आप मोल फ्रैक्शन को इस तरह से ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं जिनको यूज करके आप कुछ इजी बना सकते हो। यही एक फॉर्मूला बनेगा, जैसे मोलैलिटी यहां पे लिख देता हूं मैं कि नॉर्मेलिटी निकालना होगा कई बार, तो मोलैलिटी को डायरेक्ट किससे, एन फैक्टर से। एन फैक्टर वही है जो इक्विवेलेंट मास यूज करने में हमने यूज किया था, MB अपॉन एन फैक्टर। तो मोलैलिटी को n से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए अब कैसे करेंगे, पढ़िए। 25 ml ऑफ 3N HNO3, 75 ml ऑफ 4MHNO3। एक तो वॉल्यूम ऑफ एडिटिव लिखने की जरूरत नहीं थी, वॉल्यूम एडिटिव भी होता है हमेशा। द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, तो दो सॉल्यूशन HNO3 के दो सॉल्यूशन मिक्स किए हैं, तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि डाइल्यूशन लॉ में तो M1V1 = M2V2 लगता है, एक होता है मिक्सिंग लॉ, तो उसमें मोलैरिटी गिवन है तो क्या लगेगा, M1V1 + M2V2 = MB। मोलैरिटी कितना गिवन है 3, वॉल्यूम कितना गिवन है 25, मोलैरिटी गिवन है 4, वॉल्यूम कितना गिवन है 75, M इनटू क्या करेंगे बच्चे 100, क्योंकि 25 और 75 मिलकर कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम 100 हो गया, तो बस ये हो गया 75 और ये हो गया 300, तो 375 अपॉन 100, ये हमारा आंसर आ गया। तो 0.37 ये 3.75 ये वाला आंसर हो जाएगा। 375 अपॉन 100 है ना। तो बच्चे बहुत इजी होते हैं, ये दो एसिड मिलाए, इसी तरह दो बेस मिलाते तो भी ये लगाते, दो सॉल्ट के लिए भी ये होता, एसिड बेस मिलाते तब N1V1 - N2V2 करना पड़ेगा, वो अपन इक्विलिब्रियम में अच्छे से देखेंगे, वहां पीएच में निकालेंगे तो वहां पर करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ, इस बार डेंसिटी पूछी है, मोलैरिटी दे रखी है 20% H2SO4 बाय मास,
तो मैंने अभी अभी इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनमें बड़ा थोड़ा दिक्कत रहती है। इनमें क्या होता है, कई चीज सॉल्व करनी होती है। यहां पर शॉर्टकट बड़ा हेल्प करेगा आपको। देखिए बाई मास वाला फॉर्मूला दे रखा है, तो बाई मास वाले में मैंने मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज W अपॉन W बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां पर उन्होंने मोलैरिटी दे रखी है, नो प्रॉब्लम 3.60, ये मोलैरिटी की बने। परसेंटेज कितना दे रखी है बच्चे 29, नो प्रॉब्लम। डेंसिटी कितना गिवन है, डेंसिटी तो रिक्वायर्ड है, गिवन क्या है D इंटू 10, और मॉलिक्यूलर मास H2SO4 को वैसे गिवन है, जरूरत नहीं होती है। ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया फाइनली, डेंसिटी क्या हो गया 3.60 इंटू 98 अपॉन 29 इंटू 10, सही है। ये अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसको अपन क्या मान लेते हैं 100। देखिए क्वेश्चन थोड़े दूर दूर आंसर होते हैं, तो आपको मैं तरीका बताता हूं सॉल्व करने में, बहुत इजी रहेगा। 98 को 98 लेकर करोगे तो आपकी मुसीबत बढ़ेगी। इसको 100 माना, 100 को 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना आ गया 10। तो 10 करा तो ये ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया 36, और ये क्या आ गया 29। अप्रॉक्स सही है भाई, अगर 98 करते तो 335 आ जाता, मान लो, क्या फर्क पड़ता। तो ये आया अब 29। तो अब हमें पता लग गया 1 पॉइंट समथिंग आंसर है, ये तो पता लग गया। अब 29 को इससे करेंगे तो यहां सिर्फ क्या है 7 0, 29 को वापस करें 2, तो अपने को पता लग जाएगा कौन सा वाला आंसर आएगा 1.22, 1.22, 1.4, 1.6, 1.8, काफी दूर दूर आंसर है, डरिए मत। तो आराम से इस तरह का अप्रोक्सीमेशन करके हम इस तरह के क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, यहां पर अगर ये 5.2 मोलल दिया हुआ है ना, इसकी जगह ये 1 मोलल गिवन होता है। आपको पता है 2005, 2008, 2011 एंड 2015 4 बार नीट के एग्जाम में आ चुका है। सेम क्वेश्चन AIPMT के एग्जाम में वैल्यू भी चेंज नहीं करी होती है, बस वहां पर क्या लिया था 1 मोलर, तो वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहां मैंने एक दूसरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को 5.2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोलैलिटी दे रखी है और मोल फ्रैक्शन पूछा है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं मोलैलिटी कितनी है 5, यूनिट लिख दीजिए बच्चे, मैंने जो हमेशा तरीका बताया मोल्स पर केजी, यानी किसके मोल्स हो गए, सोल्यूट के मोल कितने हो गए 5, और केजी का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना 1000 ग्राम, 1 केजी दे रखा है ना। प्रॉपर एक्सप्लेन कर दीजिए, यहां कैपिटल एम होता था तो मोल्स पर लीटर था, तो इतने मोल 1 लीटर में मानते थे। अब हम कहेंगे इतने मोल कितने में 1 केजी में, तो ये WANB दे रखा है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है NB अपॉन Na प्लस NB। तो NB आपके पास 5 है, मोल्स ऑफ सोल्यूट 5 नहीं है बच्चे, 5.2 है, नो प्रॉब्लम 5.2 लेंगे। यहां पर भी क्या आ गया 5.2। अब हमें Na चाहिए, अपने आप ही आएगा, आप फॉर्मूला लिखेंगे जो गिवन थिंग्स है तो अपने आप ही पता लगेगा कि अगर आपको Na चाहिए, मोल्स चाहिए, तो भाई जब किसी का मास दे रखा होता है, मोल्स निकालने होते हैं तो किससे डिवाइड कर दोगे, मॉलिक्यूलर मास से। तो ये 1000 अपॉन कितना 55.5, ये सॉरी मैंने आंसर बोल दिया, 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, तो ये आंसर आ गया 55.5। तो यहां पर अपन ने क्या करा 55.5 लिया। तो बच्चे देखो 5.2 अपॉन 60.7, 5.2 अपॉन 60.7, ये इसका मतलब कितना आ गया अप्रोक्स 1/12 आ गया। अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहां अप्रोक्सीमेशन बहुत बड़ी चीज है जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। 1/12, तो आप यहां 0 लगाएंगे तो 10/12 होगा, तो 0.0 में 2 आंसर है, कोई बात नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो 0.0, अब यहां आ गया 100, 12 को 100 से करेंगे तो क्या आएगा 96.8, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। इतना आसान होता है, क्लियर अप्रोक्सीमेशन करिए, कोई डर नहीं है, बस थोड़ा सा नियर अबाउट, ऐसा नहीं कि बहुत दूर लिख दें। किसी को 2 को अपन 2.1 को 2 तो लिख सकते हैं, लेकिन 2.5 को आप 2 लिख दें, ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें
तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन से बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है इतनी बार 1 लेते तो यहाँ क्या आता 1/1 + 55.5, तो 1 अपॉन क्या आता 56.5, तो उसका आंसर भी याद हो गया मुझे, तो 0.018 या 0.01796 ऐसे 2 आंसर तो 4 बार एग्जाम में आया हुआ है, तो उससे क्वेश्चन तो हमें करने चाहिए जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा जिसके बेस पे हम किसी भी लेवल के कंसंट्रेशनल टर्म्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 11th में पढ़ा है 12th में पढ़ा है आपका स्ट्रांग है। तो मैंने अब जो तरीका चेंज किया आपका सिर्फ उस वे से आप करके देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको क्लोज करके एकदम अच्छे से कर लीजिए। बाकी सब कुछ जब पीएच पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन मिलाएंगे तो वहां भी अपन एसिड बेस को मिक्स करके देखेंगे। राइट, चलिए बेटा, इस टॉपिक का एक अगला टॉपिक था अपना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जो मैंने कल आपको कुछ इक्वेशंस दी थी, जैसे ऑक्सलेट CO2 में जा रहा था, Fe+2+3 में ऑक्सीडाइज हो रहा था, H2S सल्फर में जा रहा था, डाइक्रोमेट किस में होता है, KMnO4, वो सब क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। तो अब ये डे 3 पर अपन बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इट इज ग्रेटर एडवांटेज ओवर मोल कॉन्सेप्ट। कैसे बच्चे? मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपको इक्वेशन चाहिए होती है, इसके इतने मोल इसके इतने मोल, बैलेंस इक्वेशन चाहिए होती है, जबकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कोई बैलेंस इक्वेशन नहीं चाहिए। इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट चीज बताऊंगा आपको कि आपको 2 जगह काम आएगा इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एक तो न्यूट्रलाइजेशन में काम आएगा, तो उसमें एसिड के इक्विवेलेंट को अपन किसके इक्वल करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ बेस के। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड बेस मिलाया तो इक्विवेलेंट एसिड और बेस के इक्विवेलेंट हमेशा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक रेडॉक्स रिएक्शन में काम आएगा, तो उसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट किसके इक्वल करने हैं, इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट के इक्वल करने हैं। ऑक्सीडेंट के इक्विवेलेंट रिडक्टेंट के इक्विवेलेंट करने के इक्वल बराबर कर देने। और हमेशा किसी के भी रिएक्टेंट इक्विवेलेंट जो होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए आपको बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अब सिर्फ आपको इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। तो बच्चे देखिए, इक्विवेलेंट बोल दो या क्या बोल दो, ग्राम इक्विवेलेंट। ये कैसे निकालते हैं, मैं आपके लिए इतना इजी कर देता हूं इस टॉपिक को कि आने वाले 5-6 क्वेश्चन देखना आपको बच्चों जैसे लगेंगे। लुक, इक्विवेलेंट होता है WB/EB। जैसे मोल होता था ना, ग्राम को छोड़िए, मोल का मतलब होता था गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, WB/MB। तो यहाँ MB की जगह क्या लेना, EB, और EB मैंने आपको निकालना बता दिया है, MB/N। तो अगर इसको MB/N लिख दें तो WB/MB मोल हो गया। तो मोल अगर डायरेक्ट गिवन होंगे तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, मोल को डायरेक्ट N फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, N वही वैलेंसी फैक्टर। ओके, अगर बचा नॉर्मेलिटी गिवन होगा तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद है ना, WB/EB × V लीटर। तो EB को आपको कैंसिल करना है या V को, तो V को कैंसिल करना है, क्यों WB/EB रहना चाहिए, तो V से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ये भी नहीं गिवन हो, मोलैरिटी गिवन हो, तो MB/ml को किससे, फिर N फैक्टर से, बिकॉज नॉर्मेलिटी अभी मैंने प्रीवियस पेज में बताया था कि मोलैरिटी इंटू क्या होता है, N फैक्टर होता है। तो ये 4 फॉर्मूला आते हैं बच्चे, इनको एक ऐसे ब्रैकेट में कर दिया मैंने। इनमें क्या फायदा होगा, अगर मास गिवन है तो ये यूज करेंगे, मोल्स गिवन है ये यूज करेंगे, मोल्स रिक्वायर्ड है ये यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मतलब जो चीज गिवन होगी वो यूज करेंगे, जिससे आपको कन्वर्ट नहीं करने पड़ेंगे, वहीं पे आंसर आएगा सीधा। देखिए अभी क्वेश्चन बताता हूं, जो आए हुए क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आते हैं एज इट इज मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखो, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का 6.3 ग्राम है, डाइहाइड्रेट लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो भी लेना पड़ता हमें, ध्यान रखना। जब भी एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे तो वाटर में बनाएंगे तो डाइहाइड्रेट तो होगा ही होगा। मेड अप टू 250 ml, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम है। और तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं इस सोल्यूशन की, नो प्रॉब्लम। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 NaOH, NaOH दे रखा बेस, कितना रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीटली यूटिलाइज 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, किस सोल्यूशन का 10 ml लेना है और 0.1 NaOH के साथ आपको न्यूट्रलाइज कराना है। तो ये किस किस के इक्विवेलेंट हो गए, हमारा बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखो इक्विवेलेंट किसके बचे, बेस के। तो जो एक तो आपके पास कौन है, NaOH, और उसको किसके इक्वल करने हैं, इक्विवेलेंट ऑफ जो भी आपका
एसिड का सॉल्यूशन है उससे। आपको क्या दे रखा है इसके लिए, नॉर्मेलिटी, तो अपन यहां क्या यूज करेंगे, N1B1। NaOH के लिए नॉर्मेलिटी दे रखी है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है इक्विवेलेंट। और इसके लिए आपको क्या दे रखा है, 10 ml सिर्फ वॉल्यूम दे रखा है, तो आप इधर भी क्या कर ले बच्चे, N2B2। तो अब आपके पास देखिए इसकी नॉर्मेलिटी है आपके पास कितना है, 0.1। इसका V आपको चाहिए, इसका V आपको गिवन है कितना ml लेना है, 10 ml। तो अब आपके पास N2 अगर कहीं से आ जाए तो यू कैन इजीली फाइंड द V1। क्वेश्चन तो अपने पास एक फ्रेम तो बन गया ना कि इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। तो ये तो हो गई बात। अब हमारा सारा फोकस रहेगा नॉर्मेलिटी निकालने में उस सॉल्यूशन की। तो देखिए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम लिमिटेड। देखो बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम 250 ml गिवन है जिसको हमने लीटर में बदल दिया, ये लो लीटर में बदल गया। बस सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास चाहिए ऑक्सैलिक एसिड का। तो ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास जो होता है वो कितना होता है, 63। कहां से आया बच्चे, देखो ये ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH और डाइहाइड्रेट का मतलब होता है ये, तो 2 H है, इसकी वैलेंसी फैक्टर तो 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट मास किस तरह से निकला था बच्चे, इसका मॉलिक्यूलर मास 126 होता है अपॉन 2 63। ये देखिए इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा आपको इंक्लूडिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। डाइहाइड्रेट को नहीं भूलना है बिल्कुल भी, ये तो दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो भी ठीक है। तो यह है, तो यहां आया, इसको मत किया था 4, इसको इससे किया 10, तो यह आंसर आ गया यहां पर कितना, 0.4। तो हमने यहां लिखा 0.4। तो V1 कितना हो गया, पॉइंट कैंसिल कर दो, कितना ml आंसर आ गया, 40 ml। ठीक कर दो, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कोई नॉर्मेलिटी नहीं निकालते, आप कहते नहीं हमें नॉर्मेलिटी में कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, यहां लिखिए M2V2 N2, एन फैक्टर तो लिखेंगे, यहां मोलैरिटी निकाल लीजिए, यहां पर मॉलिक्यूलर मास लेते 126, तो जो भी आंसर आता है उसको फिर किससे, n से और मल्टीप्लाई करते, तो मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर तब नॉर्मेलिटी आ जाती। बात तो तब भी वही थी। तो ये आप बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं। इसी तरह 3 4 5 क्वेश्चन और देखेंगे अपन इसी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, और फिर 4 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, तो वो करेंगे। और जो नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको करके देख लीजिए, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हम किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, मैं आपसे पूछूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्लॉज है इसमें, आपसे इतना आसानी से नहीं होगा ये। रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1.5 मोल्स ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहली बात, KMnO4 एसिडिक मीडियम में होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, MnO4 माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू Mn2+, और n फैक्टर अपन ने पिछली क्लास में निकालना सीखा था, इसका कितना आता था 5, 7 होता है, उधर 2 होता है, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल है 5 आ गया। चलिए ये तो हो गया। अब फेरस ऑक्सीलेट के मोल्स दे रखे, दोनों के मोल्स दे रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 और दूसरा क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। क्या फॉर्मूला होगा, Fe(C2O4). फेरस का फॉर्मूला होता है Fe+2, ऑक्सीलेट का होता है C2O4 2-, तो Fe(C2O4-). दोनों के इक्विवेलेंट आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इसके लिए मोल्स गिवन है, इसके लिए मोल्स रिक्वायर्ड है। तो जब आपके पास दोनों ही मोल्स गिवन है तो मोल इंटू n फैक्टर, और इस साइड भी क्या आ गया, मोल इंटू n फैक्टर। बड़ा आसानी से करिए बच्चे, कोई डाउट नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई तरह का घबराहट नहीं उसमें बिल्कुल भी। तो मोल किसके पूछे हैं बच्चे, फेरस ऑक्सीलेट के, तो ये मोल तो पूछे हैं, नो प्रॉब्लम। ये n फैक्टर अभी पता नहीं है मुझे, ये मोल तो मेरे पास है 1.5, और ये n फैक्टर भी आ गया KMnO4 का तो 5। न्यूट्रल मीडियम में बेसिक मीडियम लिखा होता तो 3 आता, नो प्रॉब्लम। अब आई बात है इसका n फैक्टर निकालें। देखो बच्चे गलती क्या होती है, यहां पर वर्ड सुनिए, फेरस। फेरस जो होता है Fe2+, हमेशा KMnO4 के द्वारा क्या हो जाएगा, Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सभी जानते हैं फेरस विल बी ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1। तो कुछ बच्चे यहां 1 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। यही बताना है मुझे, ये एक स्पेशल एग्जांपल है, यही आता है ज्यादा। फेरस ऑक्सीलेट, ध्यान दीजिए, ऑक्सीलेट
ऑक्सीडेट होता है C2O4 - टाइट्रेशन आपने इसके साथ भी पढ़ी है, KMnO4 की 12th के बोर्ड में प्रैक्टिकल किया आपने, और ऑक्सिलिक एसिड के साथ भी किया है। तो ऑक्सीलेट विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय CO2 बाय KMnO4। यहां पर एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें फेरस और ऑक्सीलेट दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ध्यान दीजिए बात पे। तो फेरस ऑक्सीडाइज हुआ फेरिक में और ऑक्सीलेट इसमें हुआ, तो इसका एन फैक्टर आपने कल ही देखा था, वापस देख लेना प्रीवियस वीडियो, ठीक है ना। तो इसका एन फैक्टर कितना आया 2। तो ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं किसके द्वारा, तो ऑक्सीडेंट तो एक है, रिडक्टेंट एक तरह से दो हो गए, यानी ये KMnO4 Fe+2 को और ऑक्सीलेट दोनों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहां पर N1 और N2 लेना पड़ेगा, दैट्स वाई फाइनल जो N आएगा वो होगा 1+2, यानी आंसर कितना आ गया 3। तो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 3। रट के जाइए यार, फेरस ऑक्सीलेट लिखा आता है तो वैलेंसी फैक्टर 3 लिखना है बच्चे, चाहे इक्विवेलेंट मास निकालना हो चाहे कुछ भी करना हो, याद कर लो फेरस ऑक्सीलेट वैलेंसी फैक्टर 3, क्योंकि एक फेरस के अकॉर्डिंग और एक ऑक्सीलेट 2 ऑक्सीलेट के अकॉर्डिंग। तो बस हो गया काम आपका। तो मोल निकालेंगे, ये कितना आया है 7.5 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ रहा है 2.5 मोल्स। तो अपन टिक कर देंगे 2.5 मोल। देखिए 7.5 मोल भी है, 1 लेते तो आप 2 लेते आप, तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर है। सब आंसर गिवन होंगे, इसलिए अपने को एक्यूरेट करना पड़ेगा, हमें सब चीजें जाननी होगी कि सब जगह क्या होता है, और ये मेरा काम है कि कैसे अपन उन सब चीजों को जानेंगे। ओके, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। द मास ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 300 ml ऑफ 0.5 m FAS। FAS मतलब मोर सॉल्ट होता था ना, फेरस अमोनियम सल्फेट। मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, और उस पर मास पूछा है। मुझे ये पता नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि इक्विवेलेंट किस किसके, K2Cr2O7, और ये बेटा कंप्लीटली कौन से मीडियम में, एक चीज और लिखी आएगी मैं भूल गया लिखना, एसिडिक मीडियम में होगा, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑक्सीडेंट इन एसिडिक मीडियम ओनली। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, और इधर किसके लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। इक्विवेलेंट में क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, तो क्या लिखेंगे MV लीटर इंटू व्हाट N। मोलैरिटी दे रखी है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N, या नॉर्मेलिटी होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, डायरेक्ट ही होता। मास पूछा है तो मास पूछा होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, WB/EB। कितना इजी है, देखिए 4 फॉर्मूलाज बताए मैंने आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N, मोल इंटू N, दैट्स ऑल। तो इसका मास हमें पूछा है तो हमने लिखा WB। इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, फिर वही इक्वेशन चाहिए क्या हमें, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट होता है, Cr+3 में, एन फैक्टर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं 6, और फेरस अमोनियम सल्फेट वाले में सिर्फ फेरस है जो फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके अगर एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी तो वो कितना होगा 1। बस ये इक्वेशन पता होनी होगी, जो मैंने 8-10 इक्वेशन जो प्रीवियस क्लास में लिखी थी, बस उन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं। देखो WB/EB। अब K2Cr2O7 यहां लिखा आएगा कि K2Cr2O7 जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 294, ऐसे लिखा आएगा। तो 294 अपॉन व्हाट 6, यहां क्या लिखना, मोलैरिटी कितनी है बच्चे 0.5, वॉल्यूम 300 ml में गिवन है, किस में लेना पड़ेगा, लीटर में, क्योंकि दोनों तरफ ml होता है तब तो चल जाता है, लेकिन अदरवाइज आपको ml में अलाउड नहीं है, और इसका एन फैक्टर कितना होता है 1। तो ये WB क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 49, और ये 1000 है बच्चे, तो 0.3 हो गई, 0.3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7.35 ग्राम। कैलकुलेशन तो आपका काम है बच्चे, तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। तो ऐसे क्वेश्चन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के होते हैं, एसिड में आएगा, बेस में आएगा, रिडक्टेंट में आएगा, ऑक्सीडेंट में आएगा, बस 2 ही चीजों में आएगा। उन सबको आप इक्वल करके इक्विवेलेंट को हमेशा ही तुरंत आप काम कर पाएंगे, अगर मैंने जो इक्वेशंस कल बताई थी लास्ट क्लास में उनको अपन ने याद कर लिया है। नहीं करा है दोबारा 2 बार 4 बार लिखकर याद कर लीजिए कि ऑक्सीडेट CO2 में बदलता है, H2S S में बदलता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है, सब याद करना पड़ेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिए
m, ये इक्वेशन गिवन है एक, और ये क्या दे रखा है, इसका 1 मोल दे रखा है MnO4 माइनस का, और इसका दे रखा है इतना मोल, दोनों के मोल गिवन है। तो मेरे को पता है कि इसमें जो कुछ भी करना पड़ेगा तो इक्विवेलेंट किसके, m के, और दूसरा किसके इक्विवेलेंट है, MnO4 के, इनको बराबर करना पड़ेगा, मुझे पहले से पता है, क्योंकि जो चीज जिसकी रिएक्शन हो रही है, जो एक दूसरे को ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर रहे हैं या न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उन दोनों के इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होंगे। अब बात करते हैं, दोनों के मोल दे रखे हैं, तो और भी मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, इसका भी मोल इंटू एन, यहां भी क्या आएगा, मोल इंटू एन। तो मोल KMnO4 का दे रखा है 1, नो प्रॉब्लम, और ये किस में बदल रहा है, Mn+2 में, तो एन फैक्टर तो आपको क्लियर दिख रहा है इसका, तो 5, क्योंकि एसिडिक मीडियम में यहां दिख रहा है, एसिडिक मीडियम का रिएक्शन दे रखी है, तो आपको क्या जरूरत है कुछ भी पता करने की। अब यहां मोल कितने दे रखे हैं बच्चे, 1.67 इंटू एन फैक्टर, ये एन फैक्टर अपने को अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहां x लिख रखा है, MnO4 माइनस लिख रहा है, हमें नहीं पता लगा, MO3 माइनस 1 लिख रखा है, तो आप n निकालो ना पहले, तो इसका एन फैक्टर आएगा 3, तो एन फैक्टर 3 आ गया, ऑप्शन अपने को 3 दिखा, हम तुरंत 3 टिक कर देते हैं, बहुत जल्दी में होता है ना हम लोग, क्योंकि नेगेटिव कराने का हमें बड़ा शौक तो नहीं होता है, लेकिन आदत होती है हमें, क्योंकि हमें नेगेटिव बहुत सारे हो ही जाते हैं, तो उनको हटाना ही तो है अपने को, कॉन्शियसली काम करिए। N3 आया, N वैलेंसी फैक्टर आया है, इस रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर आया 3, ये लिख दिया मैंने 3, ये निकाल लिया मैंने। तो ये वैलेंसी फैक्टर होगा क्या, इधर ऑक्सीडेशन नंबर है +x, देखो मैं यहां लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, M पे क्या है x प्लस, और MO3 पे क्या है माइनस, तो यहां पर कितना आया बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहां पर +5, M का x मान के किया, और यहां पर कितना आ गया +x। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अब बड़ा कंफ्यूजन है, एक आंसर तो आता है 5 - x, कि n फैक्टर जो होगा, एक ऑप्शन तो आ रहा है क्या 5 - x, और दूसरा आंसर आ रहा है x - 5, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब हमें क्या पता है x कितना है, अब इंटेलिजेंस ही काम आएगी आपकी। यहां देखिए MnO4 माइनस +2 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन क्या थी, रिडक्शन, तो ये रिएक्शन डेफिनेटली क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और यहां लिख भी रखा है तो ऑक्सीडाइजेस, तो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा ऑप्शन आ गया n क्या है 5 - x, तो n = 5 - x, तो n की वैल्यू है 3, तो x इधर आ जाएगा, और ये 5 - 3, आंसर कितना आ गया 2, तो हम आंसर टिक करेंगे 2 ना कि 3। तो बड़ा आसान सा अच्छा क्वेश्चन था काफी, इस तरह के इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन भी आपको देख लेने। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का मैं आप चाहे क्वेश्चन कराऊं चाहे नहीं कराऊं, कोई भी आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी है सिर्फ ऐसे करने, जो भी क्वेश्चन मिले इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होता है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना होता और, ठीक है। फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख रहा हूं आपके लिए। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन आया है तो इसका मतलब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट एसिड, कौन एसिड है HCl है, और दूसरा कौन है बेस, कौन है बच्चे बच्चे कौन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यू नो, सोचे बगैर एक एसिड और बेस के इक्विवेलेंट बराबर कर। अब क्या रखा है देखिए, मोलर मतलब मोलैरिटी, और इसमें भी क्या पूछा है मोलैरिटी, गुड, तो बस हो गया मेरा काम, M1 V1 N1, इसको मैंने ले लिया M2 V2 N2। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि इतना करने के बाद क्वेश्चन में से वैल्यू छांटनी है अपने को, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना नहीं है। देखिए 25 ml ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड मैंने यहां लिखा है, तो ये वॉल्यूम मैंने लिख दिया 25, वैलेंसी फैक्टर N2, ये 2 OH है, तो यहाँ के आगे बेसिसिटी होती है, एसिडिटी होती है, तो बेस के केस में एसिडिटी होगी 2, और ये मोलैरिटी आपको फाइंड करने थे, एक तरफ का काम तो पूरा हो गया। 0.1 मोलर 35 mHCl, तो इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.1, और वॉल्यूम दे रखा है 35 ml। अब ध्यान रखिए यहां ml है वहां भी ml है, तो कोई लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, या दोनों को 1000 से डिवाइड करेंगे, फायदा क्या होगा भाई, ठीक है, इनटू n फैक्टर HCl का कितना होगा 1, हो गया काम हमारा। तो यहां तो आया 3.5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आंसर आ जाएगा। तो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइज हमने क्या करा, इक्वली दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कंसिडर ए टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट,
और मोर सॉल्ट की टाइट्रेशन है यूजिंग इंडिकेटर वगैरह लिखा हुआ है। ये इतनी बात कोई काम की नहीं है हमारे, हमें बस इतना ध्यान रखना था किस किस का क्या है। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट मतलब वही कौन, FAS रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट। तो आपको क्या करना बच्चे, इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट क्या दे रखा है, मोल इंटू एन, मोल इंटू एन। डाइक्रोमेट पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट, इन डाइक्रोमेट का 1 मोल है, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 6, अभी देखा था Cr2O7 2 - Cr+3 में जा रहा था। और यहां पर क्या आएगा, मोल इंटू एन फैक्टर। तो यहां पर मोल पूछे ना बच्चे इसने, और एन फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि फेरस विल बी ऑक्सीडाइज इनटू मोर सॉल्ट में भी रिएक्शन तो यही आएगी ना बच्चे कि Fe+2 जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बस दैट्स ऑल। तो कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे 6, काम खत्म। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप उनको इक्विवेलेंट बराबर करते ही वो सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया मैंने आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2M-HNO3। मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, HNO3 का अमाउंट चाहिए उसे। तो हम क्या करते थे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी दे रखी है 2, ये मास उसको पता करना है। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 63 और वॉल्यूम दे रखा है 250 ml। ये पहला काम तो ये हो गया। तो WB हो गया 4,231.5 ग्राम, ये आंसर आया। इतना HNO3 आपको रिक्वायर्ड होता अगर आपके पास प्योर HNO3 है तो। लेकिन ये क्या कर रहा है, द कंसंट्रेटेड HCl, जो HNO3 आपने यूज किया वो 70% HNO3 है। 70% HNO3 का मतलब क्या होता है, ये जो 70% गिवन है ये क्या चीज है, इट इज एक्चुअली प्योरिटी। तो प्योरिटी 70% है बच्चे, तो प्योरिटी 70% है, इसका मतलब ये इतना हमें तो प्योर चाहिए। तो जो अमाउंट लोगे वो 31.5 से ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी तो उसका 70% ये आना चाहिए। तो हमने क्या करा, मान लीजिए x अमाउंट लिया, x ग्राम HNO3 लेना पड़ेगा, हमने सोचा किसका, इसका, और उसका कितना परसेंट 70% किसके इक्वल होना चाहिए, 31.5 के इक्वल होना चाहिए, बस दैट्स ऑल, खत्म। तो x का अमाउंट क्या आ गया, 31.5 इंटू 10/7, तो x आ गया 315/7, 4 के बाद 45, तो ये 45 ग्राम। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में भी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आता है परसेंटेज लगा होता है, इसका मतलब इतने परसेंट क्या है, ये प्योर है। तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो कोई दिक्कत आएगी कि बच्चों, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी लेवल के क्वेश्चन हमें देंगे, स्टोइकोमेट्री के, मोलैरिटी के, मोलैलिटी के, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक। अब एक टॉपिक ऐसा है जो एक क्वेश्चन आता है जो पिछले वाले टॉपिक में छूट गया था मैंने आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए नीट में जो हमने डिस्कस नहीं किया हो। प्लीज, मेरा ये ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं सब क्वेश्चन यहां से आए, ताकि अपन जब पेपर एनालिसिस करें तो मैं आपको बता पाऊं, देखिए सब कुछ हमने पढ़ाया था वही आया है, ठीक है। बाकी तो देखिए गॉड है, बाकी कोशिश हम पूरी कर रहे हैं आपके लिए, आप भी पूरा काम करते रहिए। एक टॉपिक छोटा सा था, इसमें क्वेश्चन बना दिया मैंने, टॉपिक में इसमें बता दूंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। हम रिडक्टेंट वाला टॉपिक पूरा कर चुके हैं, इसलिए एक टॉपिक, एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाह रहे। एक वर्ड होता है ऑक्सीडेंट और एक वर्ड होता है रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट कौन होता है, जिसका क्या होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है लेकिन सेल्फ रिड्यूस। हमें इस तरह से लेना है कि ऑक्सीडेंट कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्टेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर बच्चों, ये बात होगी। तो अब ये कह रहा है कि दोनों के रूप में कौन काम आ सकता है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको सीधा सा बता दूं कि कार्बन जो है CO2 में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +4। TMnO4 में Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +7। H2S में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, -2। और SO2 में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +4। ये तो निकाल लिया मैंने x मान के। अब आप देखिए CO2, कार्बन की रेंज क्या होती है, कार्बन की रेंज होती है
-4 से +4, मतलब हाईएस्ट 4 है। मैग्नीज की भी क्या होती है, अप टू +7, लास्ट 7 होती है। सल्फर की क्या होती है, -2 से +6। ये मैंने बताया था कि रेंज के अकॉर्डिंग आप कैसे बात करते हैं, किस तरह से रेंज होती है। तो सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट 6 है, लोएस्ट कितनी है, -2। तो इसमें H2S में ये -2 में है, इट मींस इट इज लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। तो लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, इसका मतलब उससे नीचे नहीं जा सकते, इसका मतलब इसका रिडक्शन नहीं कर सकते। रिडक्शन नहीं कर सकते तो ये किसके रूप में काम नहीं आ सकता, ऑक्सीडेंट के रूप में काम नहीं आ सकता। तो ये सिर्फ क्या हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये सिर्फ रिडक्टेंट के रूप में काम में आ सकता है। तो हम कहेंगे, यहां पर देखो एक वर्ड आया, ओनली ऑक्सीडेंट। ओनली ऑक्सीडेंट कौन होंगे, तो मैं आपको हिंट दे दूं, जो किस में होंगे, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, जो खुद हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में, लाइक KMnO4 Mn +7 में है, तो 7 से आगे जा ही नहीं सकते, तो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। जब आपका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता तो दूसरे का आप क्या करा सकते हो, ऑक्सीडेशन करा सकते हो, लेकिन खुद का फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो खुद का रिडक्शन होगा तो ये सिर्फ ऑक्सीडेंट काम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है मैंने यहां लिए, CO2, KMnO4, और लिख देता हूं मैं आंसर, H2SO4, HNO3, K2Cr2O7, ये सिर्फ किसके रूप में काम आ सकते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेंट, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है। दे कांट बी ऑक्सीडाइज्ड, सो दे कैन बी यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट ओनली, बिकॉज उनका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। इसी तरह H2S था, तो ओनली क्या होगा, रिडक्टेंट। ये कौन होगा, जो लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में होंगे। और जो लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में होंगे, जैसे एक एग्जांपल दे दिया H2S, या कोई भी हाइड्राइड होते हैं NaH-, ऐसे, क्योंकि H- में है ऐसे, तो ये सिर्फ रिडक्टेंट हो सकता है। तो रिडक्टेंट हो सकते हैं बच्चे, तो इसका मतलब इनका सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ रिडक्टेंट है, दोनों सिर्फ, तो आंसर कौन सा हो गया, 3। तो दोनों के रूप में काम आएंगे। थर्ड पॉइंट, बोथ, वो कौन से वाले होंगे, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे, इंटरमीडिएट होगी। इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट का मतलब क्या होता है कि बीच की ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो जरा सल्फर की देखिए, -2 से +6 है, 4 है, तो SO2 जो खड़ा है यहां पर खड़ा है 4, तो 4 के बाद इधर जा सकता है -2 तक, और इधर कहां जा सकता है, +6 तक। तो दोनों तरफ जाने की चांस है ना, तो इट कैन बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, सो इट कैन बी यूज्ड एज बोथ ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, SO2। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए, इसमें O3 होता है, वेरी पॉपुलर है, H2O2 होता है, बाकी तो सब इंटरमीडिएट से आ जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं H2O2 और O3, ये भी दोनों के रूप में काम में आते हैं। तो ये टॉपिक आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है बच्चों। एक टॉपिक जो पीछे का छूट गया था मैंने इसमें बता दिया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन, जिनको आपको सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू, अच्छे से काम करते रहिए बच्चे। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप सब जोश में आकर और बिना किसी और कोचिंग के आप इन्हीं वीडियोस को पढ़कर आप अच्छे से सेलेक्ट हो पाएंगे, और आप बाद में बताएंगे कि हमारा इस वजह से सिलेक्शन हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ स्टूडेंट्स, ये आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके फॉलोअप क्वेश्चंस में दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इनके आंसर भी आपको वहीं कमेंट सेक्शन में डालने हैं। और आज आप ऐप पे जाके मोस्ट वांटेड चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं जो आज ओपन है, उनको आप जाके वहां कर सकते हैं, और उन्हें करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।